Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and in this session we will be going to discuss the chapter that is trigonometry and that too of class 11th. So class 10th वाला जो आपका trigonometry का पोर्शन है सो वो सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है. सो जिनको क्लास 10th वाला पोर्शन क्लियर नहीं है तो वो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये 11th वाला जो आपका पोर्शन है उसके बाद ये देखना, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. सो ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास में है दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो 11th की है वो आपको 12th में लगभग बहुत सारे चैप्टर्स में आपके ये यूज़ होगी. जैसे आपका चैप्टर्स हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. So therefore it is important to study this chapter. So 11th का ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली होता क्या है, आपके तीन पोर्शन में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला टाइप आपका होता है जहाँ पे हमें एंगल के बारे में स्टडी करना होता है कि मतलब एंगल क्या होता है, उसकी कितनी डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स होती हैं और उनका आपस में क्या कन्वर्जन होता है. ये सारी चीज़ें टाइप फर्स्ट में आएंगी. टाइप 2 में क्या होता है कि हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी होती हैं, उन्हें याद रख के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस में वो आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी होती है. और आपका थर्ड टाइप होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी होंगी. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब आपके पास एक इक्वेशन होगी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब होगा और उसमें आपको उसका सोल्यूशन निकालना होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए भी अपने अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में. हम वन बाय वन कवर करते चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे पोर्शन. इस सेशन में हम टाइप 1 लेंगे दैट इज रिलेटेड टू एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. फॉर द रेफरेंस आई एम टेकिंग एनसीईआरटी as the source. Okay, so this is how your chapter starts. Trigonometry is basically derived from the Greek words trigon and metron. ट्रिग्नोमेट्री आपका दो शब्दों से मिलके बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है. एक ट्राइगॉन होता है और एक मेट्रॉन होता है. ट्राइगॉन मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट. In totality the trigonometry it means measuring the sides of a triangle. इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं आपस में. साइड्स के बारे में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि साइड्स के बारे में सबको पता होता है कि साइड्स क्या होती है और कैसे उसको मेजर किया जाता है, क्या क्या यूनिट्स होती हैं. एंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि एंगल में थोड़ी सी ऐसी डिटेल्स होती है और ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनका हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका आपस में कन्वर्जन भी. जैसे इसमें लिखा हुआ है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. मतलब एंगल क्या होता है कि एक इनिशियल पॉइंट आपका होगा और उस पॉइंट के अबाउट एक रे होगी पहले से, वो रोटेट कर रही होगी. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है कि आपका एक पॉइंट O है और एक इनिशियल साइड है OA. मतलब ये आपकी इनिशियल रे है OA और इसने O पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू किया. रोटेट करके ये कहाँ पे पहुँच गई, अब B पॉइंट पे पहुँच गई. इसका मतलब ये क्या बन गई, OB बन गई. ये जो बीच में एंगल कवर हुआ, ये जो एरो जो बन रखा है, दिस इज कॉल्ड एंगल. अब इसमें ये तीन टर्म्स होते हैं, वर्टेक्स, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड. वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट इनिशियल जो आपकी रे है वो रोटेट करती है. और इनिशियल साइड आपकी क्या होती है, वही इनिशियल रे, मतलब जिसने जो साइड ने आपकी स्टार्टिंग से रोटेशन करना शुरू किया था. टर्मिनल साइड क्या होती है कि साइड रोटेट करने के बाद जिस पॉइंट पे पहुंचती है, उस साइड को क्या बोलते हैं, दैट इज टर्मिनल साइड. जैसे OA है, OA रोटेट करके B पॉइंट पे पहुंच गई, तो आपकी OA इनिशियल साइड हो गई क्योंकि ये वो साइड थी जिसने सबसे पहले रोटेशन शुरू किया और ये वापस कहाँ पे फिर पहुंच गई रोटेट करने के बाद B पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड. O आपका वर्टेक्स है. अब यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम एंगल को मेजर कैसे कर रहे हैं. दो तरीके होते हैं एंगल को मेजर करने के, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज. जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है.
और जब भी हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम उस एंगल को नेगेटिव ले लेते हैं। सो बेसिकली हम साइन लगा क्यों रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम एंगल को किस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल्स मूव करती हैं, सो दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मतलब क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन। सो मतलब जिस डायरेक्शन में नीडल्स मूव करती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सो जैसे फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ये क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। सेकंड में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है, क्योंकि जो आपकी OA रे है वो क्लॉकवाइज रोटेट करके OB तक पहुंच रही है। तो इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। यानी अगर हम मान लें कि रोटेशन का अमाउंट सेम है, तो दोनों में लेट से 60-60 मान लेते हैं कि 60-60 डिग्री मूव किया, तो फर्स्ट केस के लिए मैं क्या बोलूँगा, एंगल कितना होगा, +60 डिग्री। और सेकंड केस के लिए हम क्या बोलेंगे, -60 डिग्री। सो बेसिकली ये साइन क्या शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन से मेजर किया है। सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एंगल। अब थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एंगल की दो यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट की। एक होता है डिग्री मेजर, जो सबसे कॉमन आपकी यूनिट होती है और सबको पता होता है कि आपने अब तक की अपनी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। बट लेकिन एंगल की एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियन। तो एंगल की दो यूनिट्स यहाँ पे हमें पढ़नी है, एक डिग्री पढ़नी है और एक रेडियन पढ़नी है। तो पहले समझते हैं कि डिग्री क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि रेडियन क्या होता है। तो डिग्री मेजर क्या होता है, if a rotation from the initial side to the terminal side in 1/360th of a revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree. So इसका मतलब क्या है, जैसे हमें ये नॉर्मली पता ही है कि एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ये पता होता है। तो अब होता क्या है, अगर हम रोटेशन का मतलब जो पूरा आपका रोटेशन है, अगर रिवॉल्यूशन है, अगर हम उसका 1/360th पोर्शन चल दें, तो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। सो यानी जैसे हमारा कोई सर्कल है, अगर मैं उसका 1/360th पोर्शन अगर मैं कवर कर लूँ सेंटर से, तो वो जो एंगल बनेगा बीच में वो कितना बनेगा, 1 डिग्री। सो इसी वजह से हम पूरे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के एंगल को 360 डिग्री मानते हैं, क्योंकि अगर 1/360th आपका 1 डिग्री है, तो यानी पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, वो 360 डिग्री है ना, क्योंकि ये 1/360th डिस्टेंस पे 1 डिग्री बन रहा है। तो पूरा 1 डिस्टेंस पे कितना बनेगा, 1 डिस्टेंस मतलब पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन। सो उस पे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। अब इसमें डिग्री आपका फर्दर ब्रेक हो सकता है कि 1 डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। सो जो येलो में हाईलाइटेड रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, तो ये वही है, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो ये याद रखना है हम लोगों को, ये पूरा कन्वर्जन। अब इसमें आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी जैसे कुछ डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहला डायग्राम है, इसमें लिखा है 360 डिग्री एंगल। तो ये हो क्या रहा है इसमें, फर्स्ट केस में कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे O पॉइंट से, तो हमें पूरा का पूरा सर्कल कवर करना पड़ेगा। सो इसलिए ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, और आगे प्लस मतलब कोई साइन नहीं है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। सेकेंड डायग्राम में देखते हैं। तो सेकेंड डायग्राम में हम O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये पॉजिटिव 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। सिमिलरली थर्ड डायग्राम में हम अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, तो ये 270 आएगा एंगल। क्यों आएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है AOB आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, वैसे राइट एंगल है, सॉरी। सो अगर ये नीचे वाला एंगल आपका अगर 90 डिग्री है, तो मेरे को तो रिफ्लेक्स वाला एंगल निकालना है, मतलब बचा हुआ पोर्शन। तो पूरा एंगल 360 होता है, 360 में से 90 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 270। सो इसलिए ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना है, 270। हम अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम ऐसे ही तो मेजर करेंगे, हम बचा हुआ एंगल ही कवर कर पाएंगे। सो इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर इन्हीं तीनों एंगल को हमें क्लॉकवाइज मेजर करना होता तो क्या वैल्यूज होती,
तो जैसे फर्स्ट डायग्राम में अगर मुझे क्लॉकवाइज मेजर करना होता तो फर्स्ट डायग्राम में आंसर होता 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो मुझे कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओ ए है जिस जगह पे, उसी जगह पे आपकी ओ भी है। सो हमें कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ा, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सेकेंड केस में अगर मैं इसको अच्छा वैसे -0 डिग्री होना चाहिए क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, बट -0 डिग्री का कोई सेंस नहीं है क्योंकि 0 के आगे आप माइनस पॉजिटिव कुछ भी लगा दो वो 0 ही रहता है, इसलिए एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सेकेंड डायग्राम में आपका आंसर कितना होगा? -180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चाहे आप कैसे भी मेजर कर लो ये 180 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज भी मेजर करोगे तो भी आप स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कवर कर लोगे। सो इसलिए ये -180 डिग्री होगा। माइनस क्यों होगा? ये शो करने के लिए कि हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। थर्ड केस में आंसर कितना होगा? -90 डिग्री, क्योंकि जब हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमें सिर्फ 90 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा ओ ए से लेके ओ बी तक, और वो -90 क्यों होगा? क्योंकि हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। सो ये कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि एंगल को किस तरह मेजर किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारी क्या है? दूसरी यूनिट है रेडियन मेजर। सो ये एक नई चीज़ है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन क्या होता है पहले तो ये समझना है। रेडियन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. So इसमें एक एक टर्म को देखते हैं कि इसमें क्या क्या मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो जैसे पहला शब्द यूज हुआ है आर्क। तो आर्क क्या होता है? आर्क होता है सर्कल का कोई एक छोटा सा पोर्शन। जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये ए बी इसमें क्या है? ये एक आर्क है, मतलब सर्कल की पेरिफेरी का कोई भी पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सबटेंडेड मतलब बनाना। तो एंगल आपका जो सेंटर पे बन रहा है, कौन बना रहा है? ये आर्क। और इस आर्क की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। और यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल मतलब इस सर्कल का रेडियस भी 1 यूनिट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आर्क आपकी 1 मीटर है तो रेडियस 1 मीटर होना चाहिए। अगर आपकी आर्क 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मतलब होता है 1 यूनिट का। तो जो आपका ये जो सेंटर में एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे, तो ये आपका कितना आएगा? 1 रेडियन। सो हम इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं कि अगर कोई एक ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और वो आर्क जो है वो यूनिट सर्कल की है, मतलब वो ऐसे सर्कल की आर्क है जिसका रेडियस भी 1 यूनिट है, तो जो वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो हमेशा कितना होगा? 1 रेडियन होगा। ये सेंटर पे एंगल क्यों सबटेंड किया? क्योंकि ये ए बी बनाने के लिए भी तो आपको ए से बी चलना पड़ेगा, मतलब ये जो लाइन बनेगी ओ ए, इसको ओ ए से ओ बी चलना पड़ेगा, तभी तो आपकी ये आर्क बनेगी ए बी। तो इसलिए ये सेंटर में एंगल सबटेंड होगा। तो ये वही एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किया होता तो आंसर कितना आता? -1 रेडियन। अब इसमें थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1/2 क्यों हुआ। ये 1/2 बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन है विच इज इक्वल टू 3/2। तो ऐसा क्या हुआ कि ये आपका एंगल जो है वो 1/2 हो गया। सो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल तो आपका 1/2 है ही, उसके साथ साथ आर्क की लेंथ भी 1/2 है, लेकिन रेडियस फिक्स है। सो हम इस चीज़ को एक बार सेपरेटली लिख के समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे हमारा ये सर्कल है, तो अभी हमने पहले एक फैक्ट देख लेते हैं कि जो हमने फैक्ट पढ़ा है बेसिकली, वो फैक्ट क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी आर्क जिसकी यूनिट लेंथ होगी, है ना, जो 1 यूनिट होगी और 1 यूनिट ही रेडियस होगा, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल कितना सबटेंड होगा? 1 रेडियन। अब अगर हमने रेडियस को फिक्स रखा है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? आर्क को चेंज कर दिया कि अब आर्क कितनी हो गई? 3/2 यूनिट्स। तो डेफिनेटली आपका एंगल भी कितना हो जाएगा? 3/2 रेडियन। ऐसा क्यों होगा? जैसे डायग्राम में देख के समझते हैं। अगर हम ये रेडियस फिक्स रखेंगे और हम अगर ये हमने रेडियस फिक्स रखा, देख जैसे मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ सेम
सर्कल पे दोनों डायग्राम बनाता हूँ तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, एनसीईआरटी से थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा अगर हम एक ही सर्कल पे दोनों डायग्राम बनाएंगे तो जैसे ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है. So let us consider this point to be O, this point to be A, and this distance should be 1 unit because this is the radius. So अगर हम यहाँ पे आर्क भी आपकी 1 यूनिट अगर कवर करवाते तो यहाँ पे आके रुकता है ये पॉइंट और आपका ये एंगल कितना होता, 1 रेडियन होता. लेकिन अब आर्क आपने कितनी कवर की है, 1 यूनिट कवर नहीं की, आपने करी है 3/2 यूनिट्स. 3/2 कितना होता है 1.5, मतलब थोड़ा सा आप आगे रुके हो. तो इस पॉइंट को मान लेते हैं बी डैश. तो जो आपका एंगल होगा वो आप देखो डेफिनेटली थोड़ा बढ़ जाएगा. अब वो एंगल इतना बड़ा हो गया, ठीक है. इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं ऐसे. तो पहले ये था OB, अब OB डैश हो गया. तो आपका ये डिस्टेंस आर्क की लेंथ बढ़ जाने से अब आपका ये जो नया एंगल होगा ये क्या होगा, जो ये रेड कलर से बना हुआ है, तो ये डेफिनेटली ब्लू वाले एंगल से बड़ा है. तो इसी वजह से, और ये कितना बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है जितना ये डिस्टेंस बढ़ता है, ये प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिकली. सो देयरफॉर आपका अगर आर्क 3/2 यूनिट्स मतलब आर्क की लेंथ चेंज हुई है बट रेडियस सेम है तो आपका एंगल सेम अमाउंट से चेंज होता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अब आर्क 3/2 यूनिट्स है और रेडियस भी 3/2 यूनिट्स है, तो उस केस में एंगल कितना होगा, तो उस केस में एंगल कितना होगा आपका, वो 1 रेडियन ही होगा. तो अगर आर्क लेंथ भी चेंज हुई है कुछ अमाउंट से और आपका रेडियस भी चेंज हुआ है कुछ अमाउंट से, तो ये जो आपका एंगल का चेंज होता है ये नलीफाई हो जाता है, मतलब ये वापस से 1 रेडियन ही रहता है. जैसे आप अज्यूम कर सकते हो अगर आप इस डिस्टेंस को भी बढ़ाओ और आप इस लेंथ को भी बढ़ा दो तो ये एंगल वापस से बढ़ने की बजाय वापस पहले बढ़ेगा. अगर आप इसको फिक्स रखोगे तो फिर आप इस साइड को चेंज करोगे, मतलब रेडियस को चेंज करोगे, तो ये एंगल वापस से श्रिंक होकर उसी पोजिशन पे आ जाएगा. सो इसलिए हमें ये याद रखना है कि आर्क लेंथ और रेडियस अगर सेम होगा तो एंगल हमेशा 1 रेडियन ही रहता है. बट अगर आपका रेडियस सेम रहता है मतलब 1 यूनिट है, फिक्स है, बट आपका आर्क चेंज हो रही है तो आपका एंगल भी उसी अमाउंट से चेंज हो जाएगा. सो ये कंसेप्ट होता है रेडियन का. तो हम एक जनरल रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे आगे देखते हैं एनसीईआरटी में कि इन्होंने भी यही रिलेशन इसी तरह से निकाला है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर सबटेंड्स एन एंगल हुज मेजर इज 1 रेडियन. सो ये वही कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसकी आर्क लेंथ भी अगर आर है तो डेफिनेटली वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, 1 रेडियन. ठीक है, तो इस चीज़ को हम वापस से देख लेते हैं. ये रहा. सो हम ये वाला फैक्ट देख रहे हैं, इसको अलग से लिख देते हैं कि आर्क लेंथ अगर हमारी आर यूनिट्स है और अगर सर्कल का रेडियस भी आर यूनिट है तो जो एंगल बनेगा सेंटर में वो कितना बनेगा, 1 रेडियन. रेडियन को ऐसे लिखते हैं ऊपर सी. तो अगर मैं अब बोलूं कि आर्क लेंथ अगर 1 हो जाए, अगर आर्क लेंथ 1 हो जाए, सर्कल का रेडियस सेम रहे, तो एंगल कितना बनना चाहिए, तो एंगल बनना चाहिए 1/r यूनिट्स, 1/r रेडियंस. क्योंकि अब हमने r यूनिट्स था उससे कम करके 1 कर दिया, तो कम करते हैं तो डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ता है, अगर बढ़ाते तो उतना ही पोर्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये यूनिटरी मेथड है सिंपल. अगर मैं अब आर्क लेंथ लूं l यूनिट्स तो एंगल कितना बनेगा, तो एंगल बन जाएगा l अपॉन में r रेडियंस. ये बेसिकली कैसे आया इसको मैं थोड़ा और दिख देता हूँ कि 1 यूनिट के लिए 1/r था, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग l यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 1/r इंटू एल, एंड दैट इज इक्वल टू l/r रेडियंस. सो ये बेसिकली वही चीज़ हो गई, ये बेसिकली वही फॉर्मूला. और एंगल को हम मान लेते हैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल को. एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि वो एंगल जो बन रहा है वो आपका थीटा बन रहा है, ये एंगल. तो ये लेट अस कंसीडर इट टू बी थीटा. सो फॉर्मूला क्या आया था, l/r रेडियन. सो ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का इन टर्म्स ऑफ रेडियंस विद थ्रू लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस. इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो l कितना आता है, r थीटा. सो ये फॉर्मूला निकल आता है लेंथ ऑफ आर्क का.
तो ये आपने शायद 10th क्लास में भी देखा होगा, एक फॉर्मूला देखा होगा, लेकिन वो डिग्री में देखा होगा कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क का आपने वो जो चैप्टर होगा एरिया ऑफ सेक्टर वाला, वहाँ पे ये पढ़ा होगा दैट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10th क्लास में। सो बेसिकली ये फॉर्मूला कब होता है, जब थीटा आपका डिग्री में होता है, बट जब थीटा रेडियंस में होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। वो कैसे बनता है, इस तरीके से, रेडियंस की डेफिनेशन से। हम चाहे तो डिग्री वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे ही हम ये रेडियन वाला फॉर्मूला ला सकते हैं। तो जैसे अगर मैं डिग्री वाले फॉर्मूले से रेडियन वाला फॉर्मूला लाना चाहूँ तो किस तरह से आएगा। तो पहले एक बार डिग्री वाला फॉर्मूला वापस से लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr। अच्छा, यहाँ से मेरे को अगर रेडियन में इसको लाना है तो मुझे पहले कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले हम कन्वर्जन समझ लेते हैं। अब तो कन्वर्जन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें पता है एक सर्कल है अगर जिसका रेडियस लेट से 1 यूनिट है, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। सो दैट इज 2π इंटू 1, यानी कि कितना हो गया 2π। सो यानी कि ये आपका जो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होता है 2π रेडियन। क्यों, क्योंकि अब हमारी लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या हो गया, बेसिकली पूरा सर्कल ही हो गया। तो पूरा सर्कल का लेंथ कितनी आ गई 2π, और थीटा हमें निकालना है। ठीक है, थीटा हमें निकालना है और फॉर्मूला हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी ऑलरेडी कितनी आ गई है 2π आ गई है, रेडियस इसका कितना है 1 यूनिट है, तो थीटा भी कितना आ गया 2π, ये रेडियंस में आ गया। सो यानी हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में हमेशा एंगल कितना होता है 2π रेडियंस होता है। और हमें डिग्री के टर्म्स में भी पता है, डिग्री के टर्म्स में हमें पता है, क्या पता है कि एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, और रेडियंस में अभी अभी हमने निकाला है कितना होता है 2π रेडियन होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक रेडियन में कितना एंगल आपका होता है, एक रेडियन में आपका हो जाएगा सो आपका 1 रेडियन, पाई रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई रेडियन में आपका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एक तो हमें ये रिलेशन याद रखना कि 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई रेडियंस होते हैं। अगर हमें 1 डिग्री में निकालना है तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आपको और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 1 डिग्री का रेडियन याद रख रहे हो अलग से और 1 रेडियन का डिग्री याद रख रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एसेंशियल टू रिमेंबर। अगर आपको ये याद है तो आपको कोई भी कन्वर्जन आ जाए, जैसे डिग्री टू रेडियन आ जाए तो भी आप कर सकते हो, रेडियन टू डिग्री आ जाए तो भी आप कर सकते हो। सो अब वापस से हम यहाँ पे आते हैं, हम क्या कर रहे थे, ये इस डिग्री वाले फॉर्मूले से रेडियन वाला फॉर्मूला ला रहे थे, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लाना चाहते हैं। तो वो कैसे आएगा, अब हमें पता है कि 180 डिग्री को मैं पाई रेडियन लिख सकता हूँ, तो ये थीटा बाय 360 डिग्री होता है बेसिकली। सो यानी दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π रेडियंस इंटू 2πr। अब ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से L कितना आ गया r थीटा। सो ये वही फॉर्मूला है जो आपका रेडियन वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे थीटा अब क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इसको 2π लिख के कैंसिल कर दिया है। तो यानी ये थीटा अंडरस्टूड है कि ये थीटा अब इस फॉर्मूले में रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। क्योंकि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम 2 से 360 कट करें तो ये 180 हो जाएगा, तो पाई बाय 180 कितना होता है 1 रेडियन, तो यानी ये थीटा कितना हो गया, अब रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। So this is all about the conversion of degree to radians and the formula length of the arc is equal to r into theta. अब इसको थोड़ा सा और इसमें कन्वर्जन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में कन्वर्जन भी दिया हुआ था, वो देख लेते हैं एक बार। कन्वर्जन है तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए, जो ये हाईलाइटेड रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़। हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक 57 डिग्री 16 मिनट्स, 54 डिग्री 16 मिनट्स, ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। सो आपको ये डायरेक्टली याद रखनी है। ये वैल्यू कैसे आती है, इस पाई को 22/7 करके ओपन कर देते हैं,
फिर वो जितना कैंसिल करके आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट। ये याद रखना है डायरेक्टली, दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। तो ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे एक फायदा और होता है, कभी कभी क्या होता है एंगल भी आपस में कंपेयर करने को आ जाते हैं। ऐसे पूछ लेंगे कि 90 डिग्री बड़ा है या 90 रेडियंस बड़ा है। सो ये हमें याद रखना है उस केस में। तो डेफिनेटली अगर यही क्वेश्चन अगर हम अभी करें कि 90 डिग्री बड़ा है या फिर 90 रेडियंस बड़ा है, तो हमें पता है एक रेडियन में 57 डिग्री बनता है, मतलब लगभग 57 डिग्री, मतलब 57 डिग्री से एक रेडियन बन रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो 90 डिग्री होगा, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ कि हमने क्वेश्चन क्या बोला है, 90 डिग्री और 90 रेडियंस। तो ये जो आपका 90 रेडियंस है ये आपका 2 रेडियन, इसको हम या तो पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं या पूरे क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हम पूरे क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 57 डिग्री, यानी 57 डिग्री से एक रेडियन बनता है। तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री आपका 2 रेडियन से भी कम होगा। ठीक है, सो मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा से ज्यादा मान लेता हूँ ये 2 रेडियन होगा। ये कितना है, ये 90 रेडियन है, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमेशा आपका सेम एंगल हो और डिग्री रेडियन हो तो आपका रेडियन हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, मतलब 57 डिग्री मिलके एक रेडियन बनाता है। ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आपको क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आगे आपको इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस में एंगल आपका डिग्री में ना मिलके आपको रेडियंस में ही मिलेगा। तो आपको ये स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू रेडियंस में डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ये बार बार यूज होंगी। तो जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कितना होता है, पाई/6। ये कैसे आता है कि हमें पता है पाई रेडियन में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री में कितना हो गया, पाई/180 रेडियंस। तो आपसे पूछा है 60 डिग्री में कितना होगा, तो 60 डिग्री में कितना होगा, 60 पाई/180 रेडियन। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आने लगेगा पाई/3 रेडियंस। तो इसलिए 60 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई/3 रेडियंस। इसी तरह से 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई/6, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई/4 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2। 180 डिग्री तो पाई होता ही है, 270 डिग्री 3 पाई/2 होता है और 360 डिग्री 2 पाई होता है। तो ये सारी वैल्यूज याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज और सारी की सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब रेडियंस में ही मिलेंगे। प्रोसीड करते हैं इसमें। अब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप ये एग्जांपल कर पाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इस सेशन में एग्जांपल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल्स नाउ। ओके, तो हम सबसे पहले करते हैं, जैसे एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 1, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल है 40 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो ये कैसे होगा, क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यही है। सो ये किस तरह से होगा, आप पहले इस पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो दिस इज 40 प्लस 20 मिनट। जैसे होता है ना वो टाइम की यूनिट होती है 1/3/2, सॉरी नॉट 1/3/2, जैसे 3/1/2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 आवर्स एंड हाफ आवर्स, ये मतलब होता है। यानी अगर हम इसको और मैं आपको थोड़ा सा और सही से बोलूँ तो जैसे 3 आवर्स 30 मिनट, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 आवर्स प्लस 30 मिनट। तो ये वही चीज़ है सेम। सो इसी तरह से ये 40 डिग्री 20 मिनट्स है, तो इसको आई कैन राइट 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब इसको आप डिग्री में चेंज कर दो 20 मिनट को, तो हमें पता है 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं। सो इसको कैसे चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40, ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री दैट इज इक्वल टू 41/3 डिग्री।
सो हम इसको इतना ना लिख के, अगर हमें डायरेक्टली पता है तो हम यहाँ सीधा यहीं पे लिख सकते हैं कि 40 डिग्री 20 मिनट, सो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 बाय 60 डिग्री। तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 40 डिग्री 1/3 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 41/3 डिग्री। ये आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। ये डिवाइड क्यों किया इसको एक बार मैं बता देता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ठीक है, आपको पूछा है 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। सो इसलिए मिनट से जब आप इसमें जाते हो, डिग्री में जाते हो, तो 60 से डिवाइड होता है। अगर आप डिग्री से मिनट में जाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। आप इस डिग्री को ना आर मान के कंसीडर कर लो। जैसे टाइम में, टाइम की यूनिट में अगर आर से हमें मिनट में जाना होता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से आवर्स में जाना होता है तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये वही चीज़ है सेम। आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, इसका रेडियन कन्वर्जन करना है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये है 41/3। सो इसको अब क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोलेंगे तो कितना आएगा 121/3 डिग्री। ये कैसे खोलते हैं, 3 × 40 120 + 1। सो ये यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल आपका कितना है 121/3 डिग्री है। अब इसका रेडियन कन्वर्जन निकालना है तो वही डिग्री और रेडियन का रिलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाते हैं आपके, पाई/180 रेडियन। तो आपको तो निकालना है 121/3 डिग्री में। सो वो कितना हो जाएगा 121/3 × पाई/180, इतना रेडियंस। सो या तो आप हो सकता है यहाँ पे आपकी मर्जी, आप पाई को ओपन कर सकते हो, नहीं तो रेडियन में जब भी सॉल्व करना होता है तो हम पाई को एज इट इज छोड़ सकते हैं ऐसे। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता और पाई आ रहा होता तो हम वहाँ पे पाई सॉल्व करते। तो आपको याद रखना है, डिग्री में सॉल्व करते टाइम आपको पाई ओपन करना पड़ेगा। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी कन्वेंशनली ओपन करते हैं। और रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो कोई एसेंशियल नहीं होता, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर, मतलब इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। ठीक, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सो नेक्स्ट है कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू 6 रेडियन था या 6 डिग्री था, 6 रेडियन इंटू डिग्री, क्योंकि डिग्री टू रेडियन तो अभी किया है हमने। तो 6 रेडियंस था, इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, तो वही हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फॉर्म, बेसिक तरीके से कि 1 आपका, इसमें हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं कि पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180/पाई रेडियन, पाई डिग्री सॉरी। आपसे पूछा है 6 रेडियन, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 6 डिग्री। सो मैंने आपको बोला था कि जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो ये पाई हम ओपन करते हैं, तो इसको ओपन कर देते हैं, 22/7 इस वैल्यू को लिख देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 211 जा 290 जा, सो दिस इज 540 एंड 7 4 28, 7 5 35। सो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका आने लग जाएगा 343 7/11 डिग्री। लेकिन हम इस आंसर को वैसे यहाँ छोड़ सकते हैं, बट लेकिन नॉर्मली आपका जब फ्रैक्शनल आ गया ये, तो आप इसको फ्रैक्शन मत होने दो। जैसे हम टाइम भी, अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ 1 आवर 1 आवर 1/4 आवर, मान लो ये आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा और मैं सही से लिखूँ, ऐसे आ रहा है जैसे। सो क्वेश्चन को, आंसर को इस तरह छोड़ना लेमैन पर्सन के लिए सही नहीं है। जैसे मतलब आप अगर किसी कॉमन बंदे को बताओगे कि टाइम कितना बीता है 1/4 आवर, तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो कॉमन पर्सन को इजीली समझाने के लिए क्या करना होता है, हमें इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना होता है इंटीजर में। यानी हमें इसको, और क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको इंटीजर में रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम इससे छोटे यूनिट में इसको कवर कर दें, इसको मतलब कन्वर्ट कर दें। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर + 1/4 आवर, तो हम इसको फिर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो फिर ये कितना आ जाता है, जैसे 1 आवर मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 हो जाएगा। अब ये लेमैन पर्सन को समझाना ज़्यादा ईजी है। एक कॉमन बंदा 1 आवर 15 मिनट ईजिली समझ लेगा एज कम्पेयर टू 1/4 आवर्स। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो वैसे इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट फॉर द सेफर साइड आप इसको कन्वर्ट करना।
तो जैसे आप इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इस 343 डिग्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इस 7/11 डिग्री से थोड़ी दिक्कत है। सो इसको कैसे करेंगे, अब इससे 7/11 डिग्री जो है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर पाएँ और कुछ इंटीजर आ पाए हमारा। सो ये फाइनली कितना आ गया, ये आ जाएगा 343 प्लस ये कितना हो गया 420/11 मिनट्स। अब भी ये आपका फ्रैक्शन रिजॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से कोशिश करनी पड़ेगी कि 420 का नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होता है, ताकि कम से कम उतना पोर्शन तो इंटीजर बन जाए, बाकी का बचा हुआ पोर्शन फिर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 420 को डिवाइड कर सकते हैं 11 से। तो 11 3 जा 33, 12 में से 3 गए 9 आपका होता है, सो दिस इज 0 एंड 11 8 जा 88। सो ये आपका आया। सो दैट मीन्स इस 420 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 38 इंटू 11 प्लस 2। ये होता है ना डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये वही चीज़ है, अपॉन 11 मिनट्स। तो मैं ये सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ अभी। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये 343 रहेगा, ये इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब मतलब बाय पार्ट्स करेंगे, तो 11 से 11 कट जाएगा, ये सिर्फ 38 मिनट्स रह जाएगा। आगे फ्रैक्शन आपकी कितनी रह जाएगी, 2/11 मिनट्स। तो ये फर्दर कितनी हो जाएगी, अब आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं अलग से बता रहा हूँ, 2/11 मिनट को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2/11 इंटू 60। तो ये कितना हो जाएगा 120/11। तो ये अभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, अभी भी मतलब फ्रैक्शन में है, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और हम ऑलरेडी सारी यूनिट्स अब यूज़ कर चुके हैं, मतलब फर्दर कोई छोटी यूनिट नहीं बचती। ये ऊपर दो मैंने डॉट जो लगाए हैं इसलिए लगाए हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट, ये सेकंड का साइन होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम सारी यूनिट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। सो मतलब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो फाइनल आंसर होगा 340। इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, हम इसको रब कर देते हैं। तो फाइनल आंसर अब हो जाएगा 343 डिग्री एंड 38 मिनट्स, और हमने यहाँ पे निकाला था 10 सेकेंड्स। सो ये इसका आगे आप क्या लिख दोगे इसमें अप्रॉक्स, क्योंकि हमने इसमें लास्ट में अप्रॉक्सीमेशन किया है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। सो इसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एनसीईआरटी से। सो यही है 343 डिग्री 38 मिनट, ये 11 अप्रॉक्सीमेट हुआ है। अच्छा ये हमने करके नहीं देखा था यहाँ पे, तो ये 10 नहीं होगा, ये 11 होगा, क्योंकि हो सकता है वो 10.9 आ रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये 10.9 आएगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेट डेफिनेटली हम 11 ही करेंगे, 10 नहीं करेंगे। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कितना आया था 2/11 आया था। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 120/11 सेकेंड्स हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 120 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं कि 11 11 जा 121 होता है, ठीक है। तो 11 टेंजा से पहले करते हैं, तो 11 टेंजा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो 10 बच जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं, आगे 0 हो जाएगा, तो ये 110 रहा। फिर ये कटेगा 11 नाइन्जा से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसलिए 10.9 आ रहा है, विच इज अगेन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू 11। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको सर्कल का रेडियस निकालना है, आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और आर्क लेंथ दी हुई है 37.4। सो हमने ऑलरेडी आर्क लेंथ के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो या तो हम डायरेक्टली डिग्री वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज याद करनी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बोला था ना कुछ फंडामेंटल वैल्यूज आप याद कर लेना जो आपकी बार बार यूज होंगी। जैसे 60 डिग्री, तो आपको उसका डायरेक्टली रेडियन कन्वर्जन पता है, π/3 होता है। तो यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को 60 डिग्री के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ, π/3 रेडियन। सो अब सीधा हम रेडियन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है। तो कितना होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा L/θ। सो L आपका कितना है 37.4 और थीटा कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा π/3, ये ऐसे।
फिर पाई को आप रिजॉल्व कर लेना 22/7 करके, सो आंसर इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 35.7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4 में क्या है कि दैट द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट स्टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो इसको एक बार क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में इजीनेस हो जाए। मैं इसको सो आपका क्वेश्चन है एक मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 40 मिनट्स में कितना मूव होगी उसकी टिप। सो हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले, मतलब ये आपकी इज इक्विवेलेंट टू क्लॉक, और इसमें इसका मिनट हैंड बना लेते हैं। तो लेट अस से दिस इज द मिनट हैंड। इस मिनट हैंड के बारे में क्या बोला हुआ इन्होंने, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपको रेडियस दिया हुआ है। फिर पूछा है हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो मान लेते हैं 40 मिनट्स में वो यहाँ से यहाँ आ गई, लेट से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे। सो इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो 40 मिनट्स में यहाँ से यहाँ आ गई, तो 40 मिनट्स टाइम है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 40 मिनट्स की इंफॉर्मेशन, और निकालना क्या है इसमें, कितना वो ट्रैवल किया है उसने, मतलब ये ए बी निकालना है। हाउ फार डज इट स्टिप मूव, so that means we have to find out this AB. So with the help of this time, that is 40 minutes, we can find out this angle, the angle subtended at the center. वो कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि 1 मिनट में कितना एंगल ट्रैवल करता है मिनट हैंड। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ क्लॉक के, कि जो मिनट हैंड होती है उसकी स्पीड आप लोग डायरेक्टली याद रख लेना, वो कितनी होती है, 6 डिग्री पर मिनट होती है और 360 डिग्री पर आर होती है। ये मिनट हैंड की स्पीड होती है। आर हैंड की स्पीड भी आप याद रख सकते हो, आर हैंड की स्पीड होती है 30 डिग्री पर आर और हाफ डिग्री पर मिनट। ये निकालना बहुत ईजी है कॉमन ऑब्जर्वेशन से, कि आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे मिनट हैंड अपना एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में करता है। सो मिनट हैंड अपना एक रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री 60 मिनट में करता है, क्योंकि वो 1 मिनट में, क्योंकि वो आपका 1 घंटे में पूरा आपका मिनट हैंड जो है वो पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। हम सीधा मिनट से ना शुरू करके आर से शुरू करते हैं कि मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री कवर करता है। सो एक स्पीड तो ये हो गई 360 डिग्री पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम ही क्या होती है, स्पीड होती है। और एक स्पीड आप इसमें कैसे निकाल सकते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करके। सो 60 मिनट लिख देंगे तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। सो ये क्लॉक के फंडामेंटल्स थे, जो पता होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो अब 40 मिनट को हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मिनट में कितना कवर होता है, 6 डिग्री। मिनट हैंड के, मिनट हैंड अपना 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो 40 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, वो 40 मिनट में 240 डिग्री कवर करेगा। तो ये सेंट्रल एंगल कितना हो गया, 240 डिग्री। अब आपको सेंट्रल एंगल पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है, तो आप इजीली ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो। अच्छा, ये अभी डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाय 180। निकालना हमें 240 डिग्री में, तो 240 डिग्री में कितना हो जाएगा, 240 पाई बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 रेडियंस। सो यानी इस एंगल को हम लिख सकते हैं 4/3 रेडियंस। तो यानी थीटा हमें पता है यहाँ पे 4/3 रेडियंस, और हमें आर पता है 1.5 सेंटीमीटर। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। सो दैट मीन्स 1.5 इंटू 4/3। सो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके जो भी आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे जो 40 मिनट में 240 डिग्री आया है उसके साथ, अच्छा ये पाई भी है, यहाँ पे हम लोग ये पाई भूल गए, तो ये 4 पाई भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये पाई लगेगा, यहाँ पर भी पाई लगेगा। फिर इसको पाई को आपको 22/7 में ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पाई था ना, 240 डिग्री पाई 180 इंटू पाई, तो ये पाई यहाँ पे रह गया था लिखते टाइम। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लॉक कैन बी सॉल्व्ड।
लास्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 एंड 110, so we have to find out the ratio of their radii. So this is again an easy question. तो इसका आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए. so इसका कंसेप्ट है कि हम अब मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास दो आर्क हैं. सो लेट अस कंसीडर हमारे पास दो आर्क हैं, दो सर्कल है मतलब. तो एक की लेंथ आर्क की L1 है, एक की लेंथ कितनी है L2 है. एक की लेंथ कितनी है, रेडियस कितना है R1 है, और एक का रेडियस कितना है R2 है. एक मान लो सेंट्रल एंगल θ1 बना रहा है और एक आपका θ2 बना रहा है. सो तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो सेम क्वेश्चन में हमेशा दी होगी. जैसे यहाँ पे सेम क्या दिया है, आर्क लेंथ, मतलब ये आर्क लेंथ सेम है. सो हम इसको सेम कर देते हैं. तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो L कितना आएगा, R1 θ1. यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो R कितना आएगा, L कितना आएगा, R2 θ2. ये दोनों L की वैल्यू है, सो इनको इक्वल होना पड़ेगा. सो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं दैट θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू R2 बाय R1. सो ऐसे आप और भी रिलेशंस निकाल सकते हो. मान लो थीटा कांस्टेंट हो तो क्या रिलेशन होगा, एल और आर कांस्टेंट हो तो क्या रिलेशन होगा. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसी रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसलिए मैं सिर्फ इसी रिलेशन को निकाल रहा हूँ यहाँ पे. तो फिर हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं. अब क्वेश्चन में दिया है हमें दोनों एंगल दिए हैं 65 डिग्री 110 डिग्री. अच्छा, अब इसमें देखो यूनिट्स का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो मान लो अगर आपका ये थीटा रेडियन में है और ये थीटा भी आपका रेडियन में है, तो रेडियन रेडियन आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि डिवाइड में है. तो इसलिए चाहे यहाँ पे डिग्री हो तो डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा. सो इसलिए यह यूनिट दोनों की अगर सेम है तो वो कोई भी यूनिट हो, चाहे डिग्री हो चाहे रेडियन हो, हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखना आप लोग, ये सेम होना चाहिए. अगर ये सेम नहीं होगी तो हमें देखना पड़ेगा. जैसे मान लो आपका एक यूनिट रेडियन है, एक डिग्री है, तो या तो दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करो या दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करो. यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की. इसी तरह से यहाँ पर भी. सो हमें तो यहाँ पे R2 बाय R1 निकालना है. θ1 θ2 हमें डायरेक्टली दिया हुआ कितना है, 65 110. तो θ1 है 65 और θ2 है 110. सो इसको डायरेक्टली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिग्री डिग्री कट जाएगा, मतलब यूनिट कैंसिल हो जाएगी. तो ये फाइनली 5 के टेबल से कैंसिल होगा. सो 5 13 और 5 22. So the ratio of R2 by R1 is coming out to be 13 by 22. क्वेश्चन में आपसे R1 is to R2 पूछे, तो वो कितना हो जाएगा, 22 is to 13. So in this way we can find out this question. तो जैसे NCERT में थोड़ा लेंथी किया हुआ है कि उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है फिर पुट किया हुआ है, उसकी इतनी खास ज़रूरत है नहीं यहाँ पे. सो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे. अगर MCQ में आएगा तो आप लोग डायरेक्टली कर लेना, बट CBSE में अगर डिस्क्रिप्टिव वे में आएगा तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना. क्योंकि इन्होंने क्यों रेडियन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही तब है जब ये थीटा आपका रेडियंस में होगा. सो इन दैट वे वी शुड कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन. बट वैसे जब हम रेशियो लेते हैं तो ज़रूरत नहीं होती. तो अगर 1 मार्क में आता है तो हम डायरेक्टली करेंगे ऐसे. अगर थोड़े से बड़े नंबर्स में आता है, बड़े मार्कर क्वेश्चन में आता है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा. आपको थीटा पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखनी है. वो बात अलग है कि बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. जैसे ये π/180, जैसे यहाँ पे आ रहा है π/36, यहाँ भी π/36 आ रहा है, तो रेशियो लेते टाइम ये कैंसिल हो जाएगा. वो तो होना ही था वैसे भी, क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं रेशियो लेते टाइम, तो उनके जो रेस्पेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं. So this is all the variety that is given in the examples. तो आपके NCERT में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड ही हैं. तो अगर आपने एग्जाम्पल्स और आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से समझे हुए हैं, सो ईजिली आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो वैसे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में कि मैं ये सारे क्वेश्चंस भी सेशन में करवाऊँ, बट वैसे मेरे ख्याल से कोई इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे को कराने की. वैसे मैं फिर भी एक बार ले लूँगा क्योंकि इसको सेशन में, क्योंकि हो सकता है किसी किसी को थोड़ी डिफ़िकल्टी आए इसको सॉल्व करने में. सो हम ये एक्सरसाइज भी ले लेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. In the next session we'll be either doing this exercise or the next concept of trigonometry. So please subscribe the channel, like the video and tap the bell button so that you can get notification of all further lectures. Thank you and have a nice day.